हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज का हमारा लेसन है एसिड, बेस एंड साल्ट। अम्ल, अक्षार और लवण, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ही कर लेते हैं एसिड बेस में। जो एसिड होते हैं, अगर उनके टेस्ट के बारे में बात करें तो उनका टेस्ट कहता है शोर। और बाइटर के टेस्ट के बारे में बात करें बेसिस के, उनका टेस्ट होता है बाइटर। इनका एक का स्वाद खट्टा होता है और एक का कड़वा होता है। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे, और जो बेस होते हैं वो हमारे रेड लिटमस को ब्लू के अंदर चेंज कर देंगे। यानी ब्लू कलर होगा अगर, तो उसको रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर कोई भी सब्सटेंस लिया हमने, कोई भी केमिकल लिया है, अगर वो एसिड है तो जैसे हम उसमें लिटमस पेपर लेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप एसिड के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का और एसिटिक एसिड का। अगर बात करें बेसिस के बारे में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा नेचर्स के अंदर कुछ एसिड्स फॉर्म में मिलते हैं, हमें उनके बारे में बात करें। जैसे कि विंगर या विंजर बोलते हैं, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज के अंदर कौन सा होता है, लेमन के अंदर, सभी के बारे में यहाँ पे हमारा दे रखा है। तो इस टेबल को हम अच्छे से लर्न आउट करेंगे। और जो यहाँ से जो हमारी टेबल है, ये आगे जो आपके क्वेश्चन हो गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100 से 100% बनेगा। उसके बाद देखो आगे, अगर हम बात करें एसिड बेस इंडिकेटर्स की। एसिड बेस इंडिकेटर्स होते क्या है, जैसा कि हमारे नाम से पता चल रहा है, जो एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं, एसिड और बेस के बारे में बताएंगे। तो देखो, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो अम्लीय है या अक्षारीय है, यानी कहने का मतलब क्या, सॉल्यूशन के अंदर एसिड है या नहीं है, बेस होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बताएंगे। फिर हम बात करेंगे लिटमस सॉल्यूशन की। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो भी एक इंडिकेटर ही होता है, जिसको हम नेचुरल इंडिकेटर बोल सकते हैं। अगर हम बात करें, इट इज ए पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचिन्स। जो काई वगैरह देखी होगी आपने, उससे उसके एग्जाम्पल आप यहाँ पे रख सकते हैं। दो और एग्जाम्पल करेंगे हम, रेड कैबेज ले सकते हो। इसके अलावा जो पेटल्स होगा, उसका जो कलर होता है, पिटोनिया और टर्मरिक भी इसके एग्जाम्पल में आप रख सकते हैं। लिटमस इंडिकेटर की अगर बात करो तो लिटमस सॉल्यूशन भी इंडिकेटर की तरह से काम करेगा, रेड कैबेज भी, लीचिन्स भी, और इसके अलावा जो टर्मरिक है वो भी, और जो कलर्ड पेटल होगा पेटोनिया का वो भी। उसके बाद देखो, ओलिफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखो, शो ऑर्डर चेंज इन एसिटिक और बेसिक मीडिया। चाहे हमारे पास अम्लीय या अक्षारीय माध्यम है या माध्य है, उनका जो गंध होती है ऑर्डरलेस होता है गंधहीन, और ऑर्डर होता है गंध, उसमें बदलाव आना। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप ऑनियन का और क्लोव का, प्याज और लौंग आपने सुना होगा, इसके एग्जाम्पल आप इसमें रख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सबसे पहले जो एसिड और बेस है उनके टेस्ट के बारे में बात की। इनका टेस्ट कैसा होता है, बेस का कैसा होता है, फिर ब्लू से रेड में चेंज होंगे या रेड से ब्लू में। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किए थे, ये हमारे सारे एसिड्स हैं और ये सारे हमारे बेसिस हैं। उसके बाद नेचर्स के अंदर जो फ्रूट वगैरह है, जो भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे, चाहे दूध वगैरह, दूध ख़राब हो जाता है, दही वगैरह होती है, उनके अंदर कौन सा एसिड होता है, वो सारे हमारे यहाँ पर दे रखे हैं और आपको बताया गया, ये टेबल इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमने किया एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में, लिटमस सॉल्यूशन और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। उसके बाद हम आगे करते हैं। अब यहाँ पे हमारी टेबल है एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। तो देखो, जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है उससे कैसे पता लगेगा कोई भी जो सब्सटेंस या केमिकल जो एसिड है या बेस। अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का हम यूज करते हैं तो अगर एसिड होगा सॉल्यूशन हमारा, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। अगर बेस होगा तो उसमें जो लिटमस पेपर होगा या जो लिटमस सॉल्यूशन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमारे पास रेड लिटमस सॉल्यूशन है तो अगर वो एसिटिक होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अगर होगा बेस तो ब्लू कलर में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें इस बात का पता है जो बेस होते हैं वो रेड कलर को ब्लू कलर में चेंज करते हैं, तो इसलिए अगर बेस होगा तो रेड से ब्लू में कन्वर्ट होगा। अगर बात करें टर्मरिक की, तो टर्मरिक में क्या, यहाँ पे नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर होगा बेस तो हमारा, तो किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेड में। तो यहाँ से आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, जो हमारे पहले 2 पॉइंट हैं, ये पॉइंट तो हमारे बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं रेड से ब्लू कलर चेंज होता है उसके लिए। लेकिन आगे टर्मरिक के अंदर अगर हम बात करें, अगर हमारा सॉल्यूशन
बेस है तो रेड कलर में चेंज होगा, वरना उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें, अगर एसिटिक सॉल्यूशन होगा तो रेड कलर में चेंज होगा, अगर बेस होगा तो अब की बार कलर कैसा होगा, येलो। फिनोप्थिलीन के बारे में बात करें जो कलरलेस होती है, अगर एसिटिक मीडियम है या एसिटिक सॉल्यूशन तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर बेस है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक, जिसको हम गुलाबी कलर भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखो डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, तो देखो कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि ये वो अम्ल होते हैं जिनके अंदर प्योर एसिड की अमाउंट तो कम होगी लेकिन वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी, यानी H2O जो वाटर का फार्मूला है इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बारे में बात करें तो इनमें एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी और वाटर की अमाउंट कम होगी। तो डाइल्यूट एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दोनों हमारे पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। डाइल्यूट एसिड में एसिड की अमाउंट कम होगी, वाटर की अमाउंट ज़्यादा, और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में इसका अपोजिट, एसिड की अमाउंट ज़्यादा होगी और वाटर की अमाउंट कम होगी। उसके बाद हम बात करेंगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी एसिड और बेस की, उनके बारे में। तो देखो सबसे पहले अगर एसिड के मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे एक्टिविटी 2.3 तो वहाँ से ये क्लियर हो जाएगा, जब भी मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज अप होगी। आगे हम इससे रिलेटेड पॉइंट भी पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको बता देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे कई सारी एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो जो हमारे एसिड है उनकी मेटल के साथ रिएक्शन कर रखी है। जिंक की जब HCl के साथ रिएक्शन होगी तो जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, यानी हर एक रिएक्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये कब है, जब हम एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, ऐसा तभी पॉसिबल है। ठीक है। उसके बाद देखो पोप टेस्ट। पोप टेस्ट में देखो व्हेन ए बर्निंग कैंडल इज ब्रोट नियर ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। जब आप किसी जलती हुई मोमबत्ती को एक टेस्ट ट्यूब के नज़दीक लेके जाएंगे और उस टेस्ट ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस है तो एक ध्वनि पैदा होगी, जिसको पॉप की तरह से ध्वनि पैदा होगी। और दिस टेस्ट इज कंडक्टिंग फॉर एग्जामिनिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। और इस तरह का जो टेस्ट होगा वो किसके लिए किया जाएगा, हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए। जब आप अपनी बुक में देखोगे NCERT की बुक में, तो वहाँ पर आपको एक एक्टिविटी मिलेगी। उस एक्टिविटी में क्या होगा, आपके पास एक बिकर मिलेगा, बिकर के अंदर हमने सॉल्यूशन लेना है और सॉल्यूशन के थ्रू या वाटर का जो सॉल्यूशन जो भी होगा तो उसमें बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और जैसे ही कैंडल्स को आप उसके नियर बाई लेके जाओगे तो वो पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है। तो ये बात होती है हमारी एसिड की। जब एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस और साल्ट रिलीज होंगे। अब बात करेंगे हम बेस की। जब भी बेस की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तो सेम हमारी वही बात होगी, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी रिलीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बेस लिया NaOH, जब उसकी जिंक Zn के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा सोल्यूशन तैयार होगा Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज होगी, जिसको हम सोडियम जिंकेट बोल सकते हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखने की है, वो देखो सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। सभी धातुओं के साथ ऐसी रिएक्शन जो होती है साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होने की, सभी धातुओं के साथ पॉसिबल नहीं होंगी। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आगे देखो एक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अगर एसिड की हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें तब क्या होगा, और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तब क्या होगा। तो सबसे पहले देखें, अगर मेटल कार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो साल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर रिलीज होगा। एग्जाम्पल से कर लेते हैं। हमने मेटल कार्बोनेट लिया NaCO3, जिसका नेमिंग हम कर लेंगे। साथ में एसिड लिया मैंने HCl। तो देखो जो हमारा सॉल्यूशन बना है या जो भी हमारे प्रोडक्ट बने हैं, एक तो NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2। तो ध्यान से देखें, CO2 हमारा फार्मूला वाटर का होता है, H2O फार्मूला हमारा वाटर का होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, NaCl ये हमारी साल्ट फॉर्म में है, सोडियम क्लोराइड इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। अगर मेटल बायोकार्बोनेट के एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो इसमें भी हमारे साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होंगे। यानी कहने का मतलब हमारा क्लियर यहाँ से होता है, चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल बायोकार्बोनेट हो, दोनों की जब एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो साल्ट
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर रिलीज होगा। तो उसके लिए भी हमारा एग्जांपल दे रखा है, जब NaHCO3 की रिएक्शन HCl के साथ होगी जो एसिड फॉर्म में है और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है, तो हमारा जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है या जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे NaCl CO2 प्लस में H2O, यानी साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। उसके बाद देखो लिम वाटर टेस्ट, इसमें देखो क्या होगा, ऑन पासिंग द CO2 गैस इन्वोल्व थ्रू लिम वाटर, अगर लिम वाटर में से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट करेंगे तब क्या होगा। तो देखो लिम वाटर जिसका फार्मूला हमारा आता है CaOH2, जब इसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट करेंगे तो जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे CaCO3 प्लस में H2O। जो CaCO3 है वो क्या होगा, वाइट प्रेसिपिएट, जिसके बारे में मैंने बात की थी, सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर होता है, इससे पहले वाले लेसन में हमने बात की थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में। तो देखो ऑन पासिंग एक्सेस CO2 द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, अगर ज़्यादा अमाउंट में हम और आगे फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम इसमें पास आउट करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CaHCO3 × 2, जो वाटर में सोलेबल होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लिम वाटर टेस्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट हम पास आउट करते हैं लिम वाटर से, तो पहले हमारा एक पाउडर जैसा बनेगा एक प्रोडक्ट, और साथ में वाटर की अमाउंट रिलीज होगी, और दोबारा से फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिनमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ना एसिड हो और ना बेस हो। तो देखो उसके बारे में, जब बेस और एसिड की रिएक्शन होगी तो हमारे प्रोडक्ट होंगे साल्ट प्लस में वाटर, यानी कि अम्ल प्लस में लवण प्लस में जल। तो NaOH जो हमारा वो बेस है, HCl हमारा एसिड है, तो जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ NaCl प्लस में H2O। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में तो आगे एक पॉइंट और दे रखा है, वो देखो, इट टेक प्लेस व्हेन द इफेक्ट ऑफ ए बेस इज न्यूलिफाइड बाय एन एसिड और वाइस वर्सा टू गिव साल्ट एंड वाटर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जब बेस का जो प्रभाव होता है, क्षार का जो प्रभाव होता है, जब वो न्यूलिफाइड या न्यूट्रल कर दिया जाए, उदासीन कर दिया जाए एसिड के थ्रू, यानी एसिड उतनी अमाउंट में मिलाएंगे बेस के साथ कि वो ना एसिडिक रहे ना ही बेसिक, तो जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा वो होगा साल्ट प्लस में वाटर। तो यहाँ तक हमारा क्लियर होता है। उसके बाद देखो आगे, जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा। तो देखो जैसे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट प्लस में वाटर, एसिड प्लस बेस में साल्ट प्लस वाटर रिलीज हो रहा था, मेटल ऑक्साइड के साथ अगर एसिड की रिएक्शन करेंगे तब भी साल्ट प्लस वाटर। इंपॉर्टेंट बातें हमारे लिए यही हैं कि हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखो, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम Cu का और HCl, जब इनकी रिएक्शन करेंगे, नीचे नेमिंग दे रखी है हमारी, जब इनकी रिएक्शन करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, CuCl2 प्लस में H2O। H2 हमारी वाटर फॉर्म में होगी, CuCl2 हमारा साल्ट, जिसको हम कॉपर क्लोराइड बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ से अब पॉइंट ध्यान रखने का क्या, देखो अपीयरेंस ऑफ ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CuCl2। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे, तो जो प्रोडक्ट आपका तैयार हुआ CuCl2 उसमें ब्लू ग्रीन कलर मिलेगा। वो किसकी वजह से होगा, वो कॉपर क्लोराइड की वजह से होगा। इसके अलावा जो मेटल ऑक्साइड है उनको हम बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो साल्ट और वाटर रिलीज कर रहे हैं। तो देखो जब एसिड की हम बेस के साथ रिएक्शन कर रहे थे, अभी तक हमने जहाँ पर भी किया देखें एक बार, जब भी हमने एसिड की बेस के साथ रिएक्शन की थी, जहाँ पर भी हमने किया है ये, तो हमारे प्रोडक्ट क्या बने थे, साल्ट प्लस में वाटर। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, जो मेटल ऑक्साइड के बारे में बात करें, उसकी एसिड के साथ रिएक्शन तो सेम प्रोडक्ट है, यानी साल्ट प्लस में वाटर हमारे रिलीज हो रहे हैं एसिड के साथ रिएक्शन के साथ। तो जो मेटल ऑक्साइड है हम उनको बेस भी बोल सकते हैं। उसका रीजन आपको पता भी लग गया क्योंकि प्रोडक्ट हमारे वहीं बनने हैं। उसके बाद देखो, ये तो थी मेटल ऑक्साइड की। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जब उनकी बेस के साथ रिएक्शन करें तब क्या होगा। अब आपने ध्यान यहाँ से रखना है, जो मेटल ऑक्साइड है उनकी तो हमने एसिड के साथ रिएक्शन की है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ। तो
तो देखो जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन होगी तो हमारे प्रोडक्ट कौन कौन से रिलीज होंगे, साल्ट प्लस में वाटर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं CaOH2 हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, CO2 हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट है वो है। जब इसकी रिएक्शन होगी तो CaCO3 प्लस में H2 हमारा वाटर फॉर्म में हो गया, COC तो हमारा साल्ट हो गया। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन होगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन होगी तो हमारे प्रोडक्ट साल्ट प्लस में वाटर ही रिलीज होंगे। तो सेम पॉइंट हमारा यहाँ पर भी होता है उसी तरह से। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है हम उनको एसिटिक भी बोल सकते हैं, जिनका नेचर होगा वो एसिटिक होगा। क्यों? क्योंकि जब भी उनकी बेस के साथ रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट हमारे साल्ट और वाटर रिलीज हो रहे हैं। उसके बाद देखो ऑल एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी अम्लीय मिश्रण होंगे उन सभी से विद्युत धारा गुजर सकती है। इसके लिए भी आपको एक्टिविटी करनी होगी। जो आप NCERT बुक है आपके पास उस पर एक्टिविटी मिलेगी 2.3 पेज नंबर 22 पर। तो देखो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। उस एक्टिविटी में आप जो भी सॉल्यूशन लोगे और वहाँ से जब उसमें से करंट पास आउट करोगे, उस सॉल्यूशन से करंट पास आउट होने के बाद बल्ब जलेगा और ये बल्ब जलने से हमें क्या पता लगेगा, जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं जो एसिड है और बेस है, वाटर सॉल्यूशन के अंदर ये क्या प्रोडक्ट बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे। देखो अगर एसिड की जब भी वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हमेशा H पॉजिटिव आयन ही बनाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं। जब HCl की H2 के साथ रिएक्शन हुई तो H3O पॉजिटिव प्लस में Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो H3O पॉजिटिव है वो हमारा क्या है, हाइड्रोनियम आयन, यानी इसमें H पॉजिटिव आयन हमारे बने हैं। जो H पॉजिटिव आयन है कैन नॉट एग्जिट्स अलोन, जरूरी नहीं कि जो H पॉजिटिव आयन वो अकेले बने, वो अकेले नहीं बनेंगे, वो किसी ओस के साथ बनेंगे, या तो एक्वस सॉल्यूशन में होंगे या फिर H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। तो दोबारा से देखो जो H3O पॉजिटिव बना है वो किससे बना है, H2O और हाइड्रोजन से। ठीक है, अगर हम बात करें तो थी हमारी एसिड के बारे में बात। अगर बेस की रिएक्शन होगी तो वो OH नेगेटिव आयन बनाएंगे। एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयन बनाएंगे और बेस हमेशा वाटर के प्रेजेंस में OH नेगेटिव। तो NaOH की जब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और H नेगेटिव हमारा अलग हो जाएगा। उसी तरह से KOH की और MgOH2 की सभी की अलग अलग रिएक्शन दे रखे हैं। तो आप कोई भी दो एग्जाम्पल यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा पॉइंट ये क्लियर होता है, जब भी एसिड रिएक्शन करेंगे वाटर के प्रेजेंस में तो H पॉजिटिव आयन बनाएंगे और बेस OH नेगेटिव बनाएंगे। जो एल्कलाइड्स है यहाँ से हम कल को स्टार्ट करेंगे। आज हमने जो किया है इस टॉपिक में सबसे ज़रूरी हमारे लिए क्या बातें हैं वो देखें एक बार दोबारा से। सबसे ज़रूरी है हमें एसिड बेस के बारे में पता होना चाहिए और साल्ट के बारे में पता होना चाहिए, किसका कलर कैसे चेंज होगा। फिर हमने मोस्टली इन्हीं की बेस पर हम सॉल्यूशन करते चल रहे हैं, जितने भी एग्जांपल लिए इन्हीं में से मोस्टली लिए जाएंगे। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए किसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, इनके ऊपर नोट्स तैयार कर लेंगे, लिटमस सॉल्यूशन के ऊपर और फैक्ट्री इंडिकेटर के ऊपर। उसके अलावा यहाँ से टेबल का हमने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से भी बनेगा। क्या, जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं जैसे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है या रेड लिटमस सॉल्यूशन है, टर्मरिक है या मिथाइल ऑरेंज या फिनोक्थिलीन है, कौन सा कलर किस में चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो रेड से ब्लू तो हो रहा है हमें पता है, लेकिन यहाँ पे येलो पिंक कलर भी तो आए हैं, तो हमें पता होना चाहिए जो सॉल्यूशन है हमारा वो किस तरह का है। उसके बाद डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, और फिर हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होते हैं यहाँ से। बिल्कुल जो केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड बेस की उनके बारे में पता होना चाहिए। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, और उससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल आपने अच्छे से तैयार करने हैं। पोप टेस्ट आप कर चुके हैं। बेस की मेटल के साथ रिएक्शन होगी तब क्या होगा, कोई भी दो एग्जाम्पल, एक हमारे यहाँ पे दे रखा है, एक अपनी तरफ से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जब एसिड मेटल ऑक्साइड और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा। जब लिम वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी या लिम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट की जाएगी तो प्रोडक्ट हमारे क्या क्या बनेंगे और किस तरह के बनेंगे। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इससे रिलेटेड भी आपने 2 या 3 एग्जाम्पल करने हैं, अच्छे से लर्न आउट। फिर एसिड की जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल 1 या 2 तैयार करने हैं। मेटल ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है, जिनको हम बेसिक ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं वो बात पता होनी चाहिए। जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है उनकी बेस के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, और जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड का दूसरा नाम हमें पता होना चाहिए।
इसके अलावा जो एसिडिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास आउट हो सकती है, इससे रिलेटेड आपने एक्टिविटी करनी अच्छे से तैयार, उसके बारे में पता होना चाहिए। वाटर सॉल्यूशन के अंदर जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी वाटर की प्रेजेंस में, तो जो एसिड है वो क्या बनाएंगे और बेस क्या बनाएंगे, इसका पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल, यानी जहाँ तक हमने आज किया है हर एक रिएक्शन से रिलेटेड, हर एक पॉइंट से रिलेटेड आपने दो एग्जाम्पल तैयार करने हैं। तो यहाँ तक आपने अच्छे से कवर अप करना है। ज़रूरी नहीं एग्जाम्पल आप यहीं उठाएं, इनके अलावा अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। बस कंडीशन ये होनी चाहिए, अगर हमने इसमें बेस के ऊपर टेस्ट किया तो बेस ही लेना आपने, ना कि एसिड। अगर एसिड लोगे तो प्रोडक्ट हमारा कुछ और ही तैयार हो जाएगा। तो आप इजीली लिख तो सकते हो, लेकिन जब लैब में उन प्रोडक्ट को लेके जब एक्सपेरिमेंट करोगे तब पता लगेगा कि आपने गलती कहाँ पर की है। मान के चलो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात की, NaOH के बारे में बात की, तो H2O की प्रेजेंस में सोडियम अलग और हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, हमारा OH हो गया। अगर आपने NaOH की जगह पर HCl लिया है और आपने इसको बेस वाले रिएक्शन या बेस वाले में ऐड कर दिया, तो रिएक्शन तो आपकी गलत होगी। लेकिन जब लैब में आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो हमेशा आपके प्रोडक्ट HCl के साथ तो यही तैयार होंगे, ना कि ये। तो इसलिए आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो भी आप ले रहे हो सॉल्यूशन वो एसिड है या बेस है, उसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, इन सभी बातों का आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री के मोस्टली एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो लैब में ही किए जाते हैं, एक्टिविटी लैब में ही होती है। तो जैसे ही टाइम लगेगा तो इन सभी एक्टिविटी की वीडियो भी जो आपकी लैब से तैयार करके कुछ टाइम बाद 1 मंथ 2 मंथ आफ्टर वो भी आपको करवा दी जाएगी। तो यहाँ तक हमने जो किया है, यही इस टॉपिक तक अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेंगे, किसी तरह का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कहीं पर कोई कमी लगे तो आप वो भी बता सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।